Yes, online student. Now I'm audible. You can hear me. क्या बताना था? हम्म इसमें आउटले मेथड में। अच्छा, ये वाली, ये एडोब में ओपन। यार फिर मेहनत करवाओगे तुम। हाँ, इसमें क्या बताना है आपको? देखते हैं। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की गई है कि आउटले मेथड को वापस से रिपीट करें। तो आउटलेट मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड जो होता है, सॉरी, फर्स्ट डिग्री जो है वो आती है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। बस आपको ये याद रखनी है कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट के लिए अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, इस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल को देखकर ये जज ना करें कि ये मेथड इस तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। आप एक एज्यूम करके देखें इस चीज को कि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन प्रोडक्ट को परचेज करने जाता है, ठीक है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता है। वो उसके कंपैरिजन में दूसरा प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्सन का बजट 10,000 रुपीज का है, ठीक है, और वो मार्केट में एक कूलर परचेज करने जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वो उस कूलर के लिए प्राइस पहले से कंफर्म करके गया हो कि ये कितने का आएगा, 10,000 का। फिर मार्केट में थोड़े दिन बाद में वापस जाएगा तो वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होने पर वो क्या कहेगा कि उस प्रोडक्ट की बजाय मेरे को ऐसा प्रोडक्ट दिखा दो जिसकी प्राइस क्या चल रही हो, 10,000। तो इसका मतलब इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या नहीं चेंज करना चाहता है, अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहता है, भले ही प्रोडक्ट की प्राइस चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। आगे बात समझ में? तो जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने पर कंज्यूमर अपने बजट को चेंज नहीं करना चाहता है या अपने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता है, तो उस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दे दिया, यूनिटरी इलास्टिक। इसको एलिब्रेट करने के लिए मैंने ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल का यूज किया है। ठीक है, रियल लाइफ में अगर या कोफिशिएंट वैल्यूज के अंदर परसेंटेज चेंजेस के अंदर ये काम करे या ना भी करे। समझ में आ गई? इसकी ये बात मैंने कहां पर बताई थी आपको, इसके डीमेरिट के अंदर। यहां डीमेरिट लिखी हुई होगी, कैन नॉट फाइंड आउट एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस और डिमांड में जो एग्जैक्ट चेंजेस आ रहे हैं, कितने परसेंटेज चेंज आएंगे, इनको ये मेजर नहीं करेगा। फिर इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं कि इलास्टिसिटी। हाँ, क्वालिटी भी चेंज हो सकती है, क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, ऐसा देखें आप, जैसे मान ले कि जरूरी नहीं है कि ये तो मैंने एक कूलर का एग्जांपल ले लिया। मार्केट में आप किसी मान लो जैसे आपने ये नोटिस किया है, जैसे पानी पूरी खाते हैं अपन, ठीक है, या मार्केट में आप पानी पूरी वगैरह खाने जाएंगे तो आपने ये देख नोटिस किया होगा कि आप पहले जब 20 रुपीज की पानी पूरी खाते थे या 10 रुपीज की पानी पूरी खाते थे तो पहले भी उतनी खा रहे थे, आज भी उतनी खा रहे हैं। देखा, ऐसा नोटिस किया है कभी? या फिर आपने क्वांटिटी उसी सेम मेंटेन की है और एक्सपेंडिचर बढ़ाने लग गए अपना? कितने लोग सहमत है कि सर एक्सपेंडिचर आज भी हम उस पर उतना ही कर रहे हैं, वही 10 रुपए की आज खाते हैं, पहले भी कितने की खा रहे थे? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि प्राइस इंक्रीज होने के साथ आपने क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया और आज भी आप उतना ही एक्सपेंडिचर मेंटेन करके चल रहे हैं। समझ में आ गई? इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोडक्टों के अंदर ये चीज देखने को मिली है कि कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज होने पर अपना एक्सपेंडिचर नहीं बदलना चाहता, भले ही वो क्वांटिटी को थोड़ी कम परचेज कर लेगा। समझ में आ गई? फिर इसके बाद में इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसे रिलेशन होंगे, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब प्राइस इंक्रीज होने पर आप उसके एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे और प्राइस डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देंगे। आगे बात समझ में? अब ऐसा कहां पर होगा, देखो, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होती है? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होती है? ठीक है, लग्जीरियस नेचर के आइटम में। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कभी किसी ने कैंटीन से सामान खरीदा है, जो आर्मी कैंटीन होती है, ठीक है, खरीदा है कभी? अच्छा, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा थोड़ा सा प्राइस कम पर प्रोडक्ट मिलता है।
आप यूजुअली मार्केट से कभी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो इतना महंगा नहीं खरीदेंगे, इतना खर्चा नहीं करके आएंगे। जब आपको पता चले कि प्रोडक्ट वहां पर थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है तो वहां पर आप क्या करने लग जाओगे, ज्यादा खर्चा करके एक बार प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद कर लाओगे। ऐसा होता है क्या? जैसे जनरली आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं 2 and 3 thousand रुपीज की शॉपिंग करके आ जाते हैं, बट अगर आपको पता चले कि कैंटीन के अंदर यही प्रोडक्ट थोड़े से सस्ते भाव पर मिल रहा है तो आप क्या करोगे? 2-3 हजार की खरीदोगे या ज्यादा का करोगे? ज्यादा का, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि ऐसा मौका वापस मिले या ना मिले। इसका मतलब कि जब लग्जीरियस नेचर का आइटम होता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग आइटम होते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जब भी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। समझ में आ गई? वहीं अगर ऐसे प्रोडक्टों की प्राइस अगर इंक्रीज होने लग जाए तो इनके ऊपर होने वाले खर्चे क्या होने लग जाएंगे? कम होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के कंजप्शन को आप क्या कर सकते हो? पोस्टपोन कर सकते हो। पोस्टपोन मतलब अभी थोड़े दिन के लिए रोक कर बाद में कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर वो प्रोडक्ट अगर टेम्परेरी अगर आपको हाई प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है तो प्रेजेंट पर उसके ऊपर होने वाले खर्चे को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे। समझ में आ गई? इसी तरीके से एक प्रोडक्ट आता है इन इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होने पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस डिक्रीज होने पर एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। ये चीज आप पेट्रोल से समझ सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल की इलास्टिसिटी कैसी होती है? इन इलास्टिक या लेस देन 1। ठीक है, अब ये चीज आपको फील हुई या नहीं हुई? मेरे को तो जरूर होती है, क्योंकि पहले जब पेट्रोल मैंने जब बाइक परचेज की थी, ठीक है, तो लगभग मेरी डेली रनिंग उतनी ही थी। ठीक है, जितना आज मैं चलता हूं उस टाइम भी उतना ही चलता था। ठीक है, पर उस टाइम पर मेरा वीकली जो एक्सपेंडिचर होता था पेट्रोल के ऊपर, ठीक है, वो लगभग 1500 रुपीज कंप्लीट होता था। और आज वही एक्सपेंडिचर मेरा कितना चल रहा है? 3000 and 3200। इसका मतलब आज मैं उसी चीज के ऊपर 3200 रुपए खर्च कर रहा हूं एक महीने के, और पहले कितने खर्च कर रहा था? 1500 रुपए। और आज प्राइस क्या चल रही है? पहले 62 रुपीज के आसपास उसकी प्राइस चल रही थी, और आज कितनी चल रही है? 108। तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? मेरा इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई? तो जब प्रोडक्ट इन इलास्टिक नेचर का होगा तो आप उसके कंजप्शन को क्या नहीं कर सकते? पोस्टपोन नहीं कर सकते, और करोगे तो भी बहुत कम कर पाओगे। समझ में आ गई? तो ऐसे केस के अंदर प्राइस इंक्रीज होने पर आपके एक्सपेंडिचर्स क्या होने लग जाएंगे? इंक्रीज होने लग जाएंगे। समझ में आ गई क्या? और इसका ये, अगर आप इसकी एग्जैक्ट कोफिशिएंट वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बस इस डिमेरिट को याद रखें कि ये एग्जैक्ट कोफिशिएंट वैल्यू पर नहीं चलता है, ये रिलेशंस के ऊपर चलता है बस। इसके बाद में क्या डिटर्मिनेंट्स बता दिया आपको? अच्छा चलो डिटर्मिनेंट्स देखो। देखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। किसी प्रोडक्ट के, बहुत सिंप्लीफाइड मैंने आपको ये टर्म्स के अंदर समझाया है, किसी प्रोडक्ट के अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। कौन सा है 5 वाला? ले नया ही ले ले, तू साफ क्यों करना है? ठीक है, हैंग होने लग जाएगा। अरे बहुत ज्यादा हो गई तो। इसके ये हो गया। अब नोटिस करो, इतना टाइम नहीं है। एक्स एंड वाई, ये फिक्स कैसे चल रहा है इतना? बंद कर देगा फिर? कहाँ से गया? रुको रुको रुको, हो गया ओपन। देखो, जैसे मान लो एक्स आपका कोई डोमिनेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी आप डिमांड करते हैं। ठीक है, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, ये तीन इसके सब्सिट्यूट्स हैं।
ठीक है, क्या है, सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट भी कैसे हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, एक्स की अपनी प्राइस और डिमांड होगी, अगर आप एक्स की प्राइस को जरा सा इंक्रीज कर दोगे, क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि एक्स के जितने भी कंज्यूमर्स है वो धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, सब्स्टिट्यूट्स की तरफ। ठीक है, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्स की जो डिमांड है उसमें ग्रेटर फॉल होंगे, और प्राइस के अगेंस्ट जब डिमांड में ग्रेटर फॉल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। सही बात है क्या, तो इसका मतलब मार्केट में जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, इलास्टिसिटी क्या चल रही होगी, ग्रेटर देन 1 चल रही होगी। ठीक है, और वहीं मैं एक केस लेता हूं जिसके अंदर एक्स प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब बोलो, अब एक्स का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो इस केस के अंदर अगर प्राइस को आप ज्यादा इंक्रीज भी कर दोगे तो डिमांड पर स्पेशल इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में सब्स्टिट्यूट होने के लिए अदर प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल है नहीं है। हो सकता है कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट ही अवेलेबल हो, तो जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर एक्स को छोड़कर किसकी साइड में चला जाए, वाई की साइड में। तो इसका मतलब मार्केट में अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम अवेलेबल है तो डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बट मार्केट में अगर सब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है तो इजीली कंज्यूमर्स एक प्रोडक्ट की बजाय दूसरे प्रोडक्टों की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। हो सकता है वाई नहीं पसंद आए तो जेड आ जाए, जेड ना आए तो डब्ल्यू आ जाए, तो एक्स को छोड़कर कंज्यूमर्स जेड डब्ल्यू की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। समझ में आ गई। इसी तरीके से यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इफ लेस और लिमिटेड रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी लेस देन 1, याद रहेगा। फिर इसके बाद में नोट दे रखा है एक, ये नोट स्पेशली आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एज ए ग्रुप ए गुड और सर्विसेज में हैव इन इलास्टिक डिमांड बट पर्टिकुलर ब्रांड अंडर द ग्रुप हैज इलास्टिक डिमांड। देखें, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ग्रुप और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब जानते हो आप, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। जैसे अपन क्या बोलते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सीमेंट को प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स हैं उनके ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। अब यहां पर मैंने ये लिखा है कि जो ग्रुप की इलास्टिसिटी होती है, किसकी, ग्रुप की इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होगी, लेस देन 1, जबकि एक पर्टिकुलर फर्म की इलास्टिसिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आप बात करते हैं जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर आपने कई नाम सुने होंगे, कौन कौन से, जैसे आपने एचपी का नाम सुना होगा, इंडियन ऑयल का नाम सुना होगा, ठीक है, इसके बाद में रिलायंस का नाम सुना होगा, एक एसर का नाम सुना होगा, ठीक है, इसके अलावा बीपीसीएल का नाम सुना होगा, ठीक है, इसके बाद में एक नायरा के नाम से और आता है, हाँ, नयारा या नायरा इस नाम से हो रहा था पेट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके से कई कंपनियां हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पूरी इंडस्ट्री ने ही प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो डिमांड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप किसी के पास भी चले जाओ सेम रेट पर मिलेगा। बट अगर इसका मतलब इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई। बट अगर इनमें से किसी एक ही फर्म ने स्पेशली प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो इस फर्म की इलास्टिसिटी पर फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला अगर पेट्रोल अदर्स के कंपैरिजन में महंगा दे रहा है तो सारे किसके पास चले जाएंगे, इंडियन ऑयल, एसर, बीपीसीएल एंड नायरा। समझ में आ गई क्या। तो इसका मतलब फर्म की डिमांड जो होती है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक होती है, और जबकि पूरी इंडस्ट्री की डिमांड कैसी होती है। और ये क्वेश्चन आया था सॉप कंपनी के नाम से, सॉप मतलब साबुन, ठीक है, कि पूरे सोप इंडस्ट्री की प्राइस बदल गई और दूसरी तरफ केवल और केवल लक्स कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई है। और दोनों के आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना था कि क्या आएगा। ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ सोप इंडस्ट्री ब्लैंक, फिर उसके बाद इन द कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्री द इलास्टिसिटी ऑफ लक्स सोप ब्लैंक, फिर उसके बाद में नीचे कॉम्बिनेशन दे रखे थे, इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, इस तरीके से। तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, टॉप इंडस्ट्री की डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। क्यों, अगर सभी साबुन वालों ने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो साबुन की डिमांड पर कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी ने इंक्रीज किया है। बट अगर केवल और केवल लक्स साबुन ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो
इलास्टिक, क्यों? सब लक्स को छोड़कर अदर सब्स्टिट्यूट्स की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखें इस चीज को, क्या लिखा हुआ है, ए ग्रुप ए गुड और सर्विसेज में हैव इन इलास्टिक। क्या याद रखना है आपको? ग्रुप की इलास्टिसिटी कैसी होगी? इन इलास्टिक, जबकि बट पर्टिकुलर ब्रांड की इलास्टिसिटी कैसी होगी? इलास्टिक। याद रहेगा क्या कि ग्रुप की इलास्टिसिटी, ग्रुप बोल दे या इंडस्ट्री बोल दे, इंडस्ट्री की इलास्टिसिटी कैसी होगी? लेस देन 1, और फर्म की कैसी होगी? ग्रेटर देन 1। तो जो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं कई बार, इसलिए मैंने इसको स्पेशल फोकस में डाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है? पोजीशन ऑफ ए कॉमोडिटी इन द कंज्यूमर से बजट, कि कॉमोडिटी की कंज्यूमर के बजट में क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, अब पोजीशन मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है? लार्ज पोजीशन और स्मॉल पोजीशन। ठीक है, पहले स्मॉल पोजीशन का समझ लो, लार्ज पोजीशन इजीली समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है? क्या होता है? कितने की आती है? कंज्यूमर के बजट में पोजीशन लार्ज है या स्मॉल? अगर इसकी प्राइस मैं 1 से बढ़ाकर 2 रुपए कर दूं तो डिमांड पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों भाई? तो क्या फर्क पड़ता है? 1 रुपए की चीज 2 की हो गई तो 5 रुपए का पेन अगर 7 रुपए का हो जाए तो फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि आपके बजट के अंदर इसकी पोजीशन क्या है? बहुत स्मॉल चल रही है। समझ में आ गई? अब वहीं मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करता हूं। मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम 10,000 रुपीज है और वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाता है जिसकी वैल्यू क्या चल रही है? 5,000 रुपीज। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 10% भी बढ़ गई, यानी कि 5,500 भी हो गई, तो ये इसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर के बजट में क्या कर रहा है? लार्ज सेगमेंट को कवर कर रहा है। आगे बात में, जब कोई कॉमोडिटी कंज्यूमर के बजट में लार्ज सेगमेंट को कवर करती है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1। कंज्यूमर उसके परचेज को रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, बट अगर किसी कॉमोडिटी का कंज्यूमर के बजट में बहुत नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सीधी सी बात है उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1। प्राइस चेंज होने पर भी डिमांड पर कोई स्पेशल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई? इसके बाद में देखें अगला क्या दे रखा है? नेचर ऑफ द नीड दैट ए कॉमोडिटी सेटिस्फाई। कॉमोडिटी का नेचर कैसा है? ठीक है, अगर प्रोडक्ट कैसे नेचर की है? लग्जीरियस, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और नेसेसरी है तो लेस देन 1। इन दोनों का याद रखना है स्पेशली आपको। ठीक है, लग्जीरियस में ग्रेटर देन 1 क्यों होता है? क्योंकि जितने भी लग्जीरियस नेचर के आइटम होते हैं उनके कंजप्शन को आप पोस्टपोन्ड कर सकते हो। पोस्टपोन्ड करने का मतलब अभी प्रेजेंट के लिए रोककर आप उसके कंजप्शन को फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हो। समझ में आ गई? क्यों? रीजन क्या है? कल ही मैंने इसका नेचर बताया था आपको लग्जीरियस का, जिसको यूज करने से बहुत ज्यादा जॉय फील होगा, बट अगर यूज ना करो तो कोई स्पेशल शोरो नहीं होता है। आगे बात समझ में? शोरो तो होगा बट स्पेशल नहीं होगा। बट अगर नेसेसरी नेचर की बात करें तो ठीक है, इसको यूज करने से कोई जॉय नहीं मिल रहा है बट यूज न करने से, तो इसका मतलब इसको यूज करना पड़ेगा। इसके कंजप्शन को आप क्या नहीं कर सकते? पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते। जबकि लग्जीरियस के कंजप्शन को आप क्या कर सकते हो? पोस्टपोन्ड कर सकते हो। इसलिए इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और नेसेसरी की लेस देन 1। और इन दोनों की मिड कैटेगरी होती है क्या? कंफर्ट गुड्स, और कंफर्ट गुड्स की इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अगली बात में, और इसके लिए जनरली कोज ये दिया जाता है कि कंज्यूमर इसके ऊपर अपने बजट को चेंज नहीं करना चाहता। जो कंफर्ट नेचर के गुड्स होते हैं उनके ऊपर कंज्यूमर क्या नहीं करता है? अपने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करता है। इस वजह से इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में बात करते हैं नंबर ऑफ यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, किसी कॉमोडिटी के अल्टरनेटिव यूजेस कितने हैं? देखो यहां पर सिंपल तरीके से बताया, अगर मोर नंबर ऑफ यूजेस है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और अगर नंबर ऑफ यूजेस क्या है? लिमिटेड है या बहुत कम है तो लेस देन 1। क्यों? देखो जैसे ये फैन है, ठीक है, अगर फैन की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो इसकी डिमांड पर कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये नेसेसरी है, और दूसरा इसका नंबर ऑफ यूजेस जो है वो सिंगल है। ठीक है, आप इसके यूज को चेंज नहीं कर सकते।
जो काम आता है उसी काम में आएगा। जबकि इलेक्ट्रिसिटी की जहां पर अपन बात करते हैं उसके लॉट ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं नहीं होते। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को अगर अपन इंक्रीज कर देंगे तो उसके जितने भी अननेसेसरी यूजेस है वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से डिमांड क्या होगी, ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगी। समझ में आइए नहीं है? किसी प्रोडक्ट का अगर सिंगल यूज है, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, मान लो ये कोई नॉर्मल पेन है, तो नॉर्मल पेन की इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1। इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। पहला, ये कंज्यूमर के बजट में क्या रखता है, बहुत स्मॉल पोजीशन रखता है। और दूसरी बात, इसका यूज क्या है, सिंगल यूज है, लिखने का ही काम आएगा। ठीक है, हमारे टाइम पर चुबाने के काम भी आता था है। पेन फाइट के लिए भी काम आता है। पेन फाइट कैसे होती है? अच्छा, टेबल पे रख के ऐसे मारते हैं जो, हाँ 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 हाँ, होता है बिल्कुल। हाँ वो आउट है। हाँ देखो क्या क्या ढूंढ रखे हैं। ये तो पंखों से भी ऑप्शन ढूंढ लेंगे फिर तो, कि सर लटक के हाइट बढ़ाई जा सकती है? या नीचे गिर जाएगा बेटा, ये तुम्हारे वेट से तो नहीं गिरेगी, कोशिश करके देख लो। है ना, तू ना रहने दे, तेरी हाइट पहले ही सफिशिएंट है। ये छोटे वालों के लिए था, हमारी जैसी हाइट वालों के लिए। चलो देखें, तो अगर किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूजेस बहुत कम है तो आप उसकी डिमांड को चेंज नहीं करना चाहोगे, क्योंकि उसका यूज ही एक है या बहुत कम यूज है। जबकि जिसके नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है, उसके अननेसेसरी यूजेस आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे, बंद करने लग जाओगे, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। फिर इसके बाद में बात आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिले, तो अगर लॉन्ग पीरियड तक उसकी प्राइस इंक्रीज होती रहे तो डिमांड पर हैवी रेस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी। जबकि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल जो होता है उसकी प्राइस इन दिनों में आपने देखा वो काफी बढ़ी है, पिछले कुछ दिनों में ही, पिछले 6 महीने या 10 महीने के अंदर अंदर इसकी प्राइस लगभग, ठीक है, 1.5 गुना हो चुकी है। गिरी भी है, इनको गिरती हुई दिखी है, वो बड़ी भी नहीं दिखी इनको। सरकार, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इनको पप्पू बनाने में लगी हुई है, बन रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly। जो वो प्राइस आज से 2 साल पहले 72 रुपए पे चल रही थी, वो आज 120 पे आ गई। वो तो इनको नजर नहीं आई, बट इनको 120 से 108 पे आती हुई नजर आ गई है। अरे प्राणी, पूरी देखा करो, स्टडी पूरी किया करो, आधी अधम मत किया करो। हाँ, इसने वो 72 वाले प्राइस पर खरीदा नहीं ना। ठीक है, देखो, उस टाइम गाड़ी, उस टाइम पे साइकिल चलाता होगा, वो 3 पहिए वाली जिसमें आगे हैंडल है, तो है नहीं, जिसके वो आगे आता है ना, छोटे भाई को लाके दी होगी, ये भी उस पर हाथ मार लेता होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि बत बोला करो, जो यूनिक बात बोलेगा वो पहले मरेगा। देखो अब देखो, अब पेट्रोल की प्राइस कंटिन्यूसली राइज हुए, ठीक है, अभी तो हमारे पास शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, अभी तो पेट्रोल की डिमांड पर कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। आपको दिख रहा है पेट्रोल की डिमांड पर कोई स्पेशल फर्क पड़ा हो? नहीं, तो इसका मतलब शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी लेस देन 1। बट अब ये चीज 5 साल तक रह गई तो धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक की तरफ। आपने देखा कि आज मार्केट में जाओ, आप बाइक पे चलाओगे तो आपको दिखेंगे हरी हरी पीछे उसकी नंबर प्लेट, बहुत सारी दिखने लग गई ना आजकल। ठीक है, अब ये धीरे धीरे नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और एक दिन अगर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम तक अगर पेट्रोल की प्राइस राइज रहे, तो पेट्रोल की डिमांड कंप्लीटली मार्केट से आउट हो जाएगी। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने तो अभी तक ये बोला है कि 2025 तक लगभग हम पेट्रोल के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि पेट्रोल को खरीदना बंद कर देंगे, लगभग सारे व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम तक अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज रही तो डिमांड बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगी, और अगर शॉर्ट स्पैन रहा तो लेस। तो पेट्रोल से आपको याद रखना है कि पेट्रोल की इमीडिएट प्राइस इंक्रीज होने से शॉर्ट टर्म पे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जबकि लॉन्ग स्पैन तक अगर उसकी प्राइस इंक्रीज रही तो धीरे धीरे उसकी मार्केट से डिमांड आउट हो जाएगी। इसका मतलब डिमांड पर फर्क ज्यादा पड़ेगा। तो लॉन्ग स्पैन में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और शॉर्ट स्पैन में लेस देन 1। अब बात करते हैं कंज्यूमर। देखो अभी तो जितने केस चल रहे हैं ना, उनमें मोर में मोर है और लेस में लेस चल रही है। अगली बात समझ, मोर टाइम पीरियड में मोर देन 1 है, शॉर्ट टाइम पीरियड में लेस देन 1 है। अब बात आती है हैबिट की, इसमें एक स्पेशली याद रखेंगे, अगर किसी चीज के लिए हैबिट है, यानी कि मोर हैबिट है, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। लगता है कैसा?
याद दिलाते हैं आपको थोड़ा सा, थोड़े टाइम पीछे चलते हैं कि कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था अपना, तो जितने भी गुटखा पान सुपारी वाले थे, ठीक है, उनकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 25 रुपए की तानसेन, जो सॉरी रजनीगंधा आती है, ठीक है, 100 रुपए की हो गई थी। अरे 70 छोड़ो, 100 100 रुपए की हुई थी क्या? हाँ 150। देखो कितने एग्जैक्ट प्राइस ढूंढे बैठे हैं। तो सर हमारे यहाँ तो 150 मिल रही थी। हाँ कंज्यूमर सर। ठीक है, फिर आप अब वो बोलेंगे नहीं सर आपको भी बड़ा पता है। ठीक है, तो देखो हमारा तो काम तो बताना है ना, एग्जाम्पल तो लाएंगे ना कहीं ना कहीं से। ओ गए। हाँ देखो वो कौन बोल रहे हैं, ये खुद कई बार, नहीं मैंने कई बार नोटिस किया है, लड़कियां भी कई बार ऐसे फाड़कर सूंघने की कोशिश तो करती हैं। ये होती कैसी है? देखो पांच जनरली पान सुपारी गुटखा जैसा प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये बॉयज लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लड़कियों में ऐसा कम है। ठीक है, हाँ चलो अब जो भी कंज्यूम करते हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि कौन क्या कंज्यूम कर रहा है। बट आपने मेरे को काम इलास्टिसिटी समझाना है, ये मत बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं और कौन कौन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो देखें अगर आपने नोटिस किया होगा तो उस टाइम पीरियड में प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से राइज की थी, फिर भी उसकी डिमांड पर कोई स्पेशल इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी लेस देन 1। और अगर किसी प्रोडक्ट के लिए हैबिचुअल नहीं हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसकी प्राइस में अगर जरा से भी चेंजेस आ गए तो आप उसके कंजप्शन को क्या कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे या रोक दोगे एक बार के लिए, जिससे उसकी डिमांड पर हैवी फॉल देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब हैबिचुअल प्रोडक्ट के केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और ठीक है नॉन हैबिचुअल के सॉरी हैबिचुअल के केस में लेस देन 1 और नॉन हैबिचुअल में ग्रेटर देन 1। अब आती है टाइड डिमांड। टाइड डिमांड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड दूसरे के साथ टाइड होती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल की डिमांड कार के साथ टाइड है। ठीक है, जनरली आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, उसी को टाइड डिमांड बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। ठीक है, जबकि उसकी डिमांड को अपन क्या बोलते हैं, टाइड डिमांड। समझ में आ गई? तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड टाइड है किसी दूसरे के साथ, उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने पर पेट्रोल की डिमांड में प्रेजेंट में कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड किसके साथ टाइड है, कार के साथ। ठीक है, जिन्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेवल है, जो मतलब जो डेली काम करते हैं या ट्रेवल करते हैं, उनको पेट्रोल परचेज करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए। तो प्रोडक्ट की डिमांड टाइड होने की वजह से इलास्टिसिटी कैसी होती है, लेस देन 1। बट अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड टाइड नहीं है या ऑटोनोमस है तो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। फिर इसके बाद में आता है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज में दो चीजें याद रखनी है आपको, कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस वेरी हाई या वेरी लो है तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कार की प्राइस 1 करोड़ रुपीज है और वो 1 करोड़ से इंक्रीज होकर 1.05 करोड़ रुपीज हो जाती है, मतलब कितने रुपए हो गई, 1 करोड़ 5 लाख। ठीक है, तो इसकी डिमांड पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं? हाँ शाबाश। कि जो आदमी 1 करोड़ रुपए प्राइस पे करने का पोटेंशियल रखता है वो 1 करोड़ रुपीज 1 करोड़ एंड 5 लाख रुपए पे करने का भी पोटेंशियल रखेगा। तो इसका मतलब डिमांड पर कोई स्पेशल इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात में उसी तरीके से अगर प्राइस बहुत लो है, तो अभी वो जिसकी बात कर रहा था मैं, मैच बॉक्स की, उसकी प्राइस कितनी चल रही थी, 1 रुपीज। एक से बढ़कर 5 भी हो जाए तो डिमांड पर कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके बजट में बहुत कम रोल प्ले कर रही है। तो इसका मतलब 1 करोड़ बहुत हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट है या बहुत लो प्राइस वाला प्रोडक्ट है, दोनों की डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इलास्टिसिटी लेस देन 1। बट इसके अलावा जो मिडिल रेंज के प्रोडक्ट है उन्हीं के अंदर क्या देखने को मिलेगी आपको, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। एक कंडीशन समझनी है, दूसरी अपने आप आ जाएगी। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसके साथ कई बार माइनर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, छोटा कॉम्प्लीमेंट्री उसका। फॉर एग्जाम्पल हेडलाइट ऑफ बाइक विद द हेड बाइक। बाइक की जो हेडलाइट होती है या स्कूटी की जो हेडलाइट होती है वो बाइक की क्या होती है, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री होती है। पहली बात तो ये चेक करो कि कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। हेडलाइट कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, या अंधेरे में ही चलाना चाहते हो? कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? साथ साथ यूज करेंगे क्या दोनों को? ठीक है, जबकि दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, बाइक अलग है और उसकी हेडलाइट अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, और कैसा प्रोडक्ट है वो, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब बहुत कम वैल्यू रखता है। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताओ कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस 1 लाख रुपीज चल रही है, जैसे बाइक की प्राइस 1 लाख रुपीज है, ठीक है, और उसकी जो हेडलाइट आती है वो कम से नॉर्मली 200 रुपीज के आसपास आ जाती है, ठीक है। अगर मैं हेडलाइट की प्राइस को 200 से इंक्रीज करके 300 कर देता हूँ, डिमांड पर फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? सीधी सी बात है कि 1 लाख की प्राइस में 200 की चीज की बजाय 300 की मिल रही है, तो डलाने से मना कर दोगे क्या? ठीक है, या खरीदने से मना कर दोगे? तो इसका मतलब चीप कॉम्प्लीमेंट्री होगा या माइनर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो उस केस के अंदर डिमांड पर कोई स्पेशल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो भी जाती है तो, ठीक है। बट अगर मैं ये बात करूं कि इसकी जो बॉडी है, बाइक की जो बॉडी होती है, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो, अच्छा बॉडी देखिए बाइक की, ठीक है, उसका जो, हाँ चेचिस, ठीक है, चेचिस मतलब जैसे बाइक के जो है ना, ठीक है, उसकी बॉडी को हटाते हैं तो अंदर से एक स्केलेटन निकल कर आता है, देखा है कभी? ऐसे ट्राइंगल सा होता है ऐसे, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका लार्ज कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये महंगा मिलने लग गया तो बाइक महंगी हो जाएगी, तो आप इसको खरीदना पसंद करोगे या नई बाइक ही खरीदना पसंद करोगे? ठीक है, तो अगर लार्ज कॉम्प्लीमेंट्री चीप कॉस्टलियर हो गया, तो आप उस कॉम्प्लीमेंट्री को खरीदने की बजाय नया प्रोडक्ट खरीदना पसंद करोगे, इसलिए इसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगी। जबकि माइनर कॉम्प्लीमेंट्री की जो डिमांड है वो लेस रेस्पॉन्सिव होती है। समझ में आ गई क्या? हाँ सर। इसका एक और एग्जांपल बता दें, ठीक है, देखें, कार, कार का इंजन खराब हो जाए तो कार लाओगे या इंजन लाओगे? जनरल गुड्स में, जनरल गुड्स में लाइक, हाँ अब मोबाइल, ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ चीजें उसी में यूज होती हैं, ठीक है। मोबाइल फोन है, ठीक है, उसका मदरबोर्ड ही खराब हो गया अंदर का, अच्छा एक बात अब देखो नॉर्मल मोबाइल है, उसका चार्जर खराब हो जाए, अगर वो महंगा भी मिल रहा होगा तो आप ले आओगे, क्या है वो, माइनर कॉम्प्लीमेंट। बट अगर उसके अंदर का मदरबोर्ड खराब हो गया तो नया फोन ही लाना पसंद करोगे ना? समझ में आया क्या? तो अगर बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है और वो महंगा मिल रहा है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा रेस्पॉन्ड करेगी। जबकि छोटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर वो महंगा भी हो गया तो उसकी डिमांड ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। इस तरीके से अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इन बिजनेस डिसीजन। अच्छा, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ मैंने कई जगह स्टेटमेंट दे रखे हैं डिसीजन मेकिंग के, कि एक बिजनेस मैनेजर किस तरीके से डिसीजन लेगा। देखो, किसी प्रोडक्ट की अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, ये डेटर्मिनेंट्स डिसाइड करेंगे कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। अब ये इलास्टिसिटी जो होती है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको बताया कि जब प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। समझ में आ गई क्या? ये बात तो समझ में आ गई। चलो, अगर आप किसी बिजनेस मैनेजर को यह पता चलता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी है, ग्रेटर देन 1, तो वो हमेशा प्राइस को क्या करने का डिसीजन लेगा, कम करने का डिसीजन लेगा। समझ में आ गया क्या? क्यों? क्योंकि प्राइस डिक्रीज करने से कंज्यूमर्स के टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इंक्रीज, और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर्स आर टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म, तो फर्म की टोटल रेवेन्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसी तरह से दूसरी तरफ अपन बात करें तो इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो प्राइस इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, और फर्म की टोटल रेवेन्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। इसीलिए मोनोपोली मार्केट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जो भी मोनोपोली मार्केट होता है वो प्रोडक्ट को रिलेटिवली ज्यादा प्राइसेस पर सेल करता है। अगर मार्केट में किसी फर्म की मोनोपोली चल रही है, तो मोनोपोली चल रही होगी तो इसका मतलब मार्केट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, और सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होती है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो सीधी सी बात है वो प्राइस को इंक्रीज करके क्या कोशिश करेगा, अपनी टोटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, तो क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। कौन सा इफेक्ट है, क्वांटिटी इफेक्ट। नोट कर लेंगे, शायद नोट्स के अंदर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है।
जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा? क्वांटिटी। और जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। देखो प्राइस एंड क्वांटिटी इफेक्ट क्या होते हैं? प्राइस इफेक्ट एंड क्वांटिटी इफेक्ट बोथ आर शोज द रिलेशन विथ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, दोनों के दोनों अपना रिलेशन टोटल एक्सपेंडिचर के साथ शो करते हैं। देखो इस केस के अंदर जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, तो प्राइस में चेंजेस क्या होते हैं? कम, और डिमांड में चेंजेस होते हैं ज्यादा। ये पता है आपको? अगर मैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करूंगा तो डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी। सही बात है क्या? अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा तो डिमांड ज्यादा क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? क्वांटिटी, ना कि प्राइस। इसलिए क्या मानकर चलेंगे? क्वांटिटी इफेक्ट इज ए स्ट्रॉन्गर। आगे बात समझ में? इसी तरीके से जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो अगर मैं प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो डिमांड क्या होगी? हैवी रिड्यूस होगी। और क्वांटिटी हैवी रिड्यूस होगी तो वो एक्सपेंडिचर को भी क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। तो इसलिए दोनों ही केसेस में ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ रहा है? क्वांटिटी का। इसलिए क्या कहते हैं कि जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा? क्वांटिटी इफेक्ट। अब अपन इलास्टिसिटी लेस देन 1 की बात करते हैं। इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब होती है? जब प्राइस में चेंजेस ज्यादा हो और क्वांटिटी में चेंजेस कम हो। अगली बात समझ में? इसका मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज करने पर भी डिमांड में बहुत कम चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखो प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है और एक्सपेंडिचर भी किस साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होने पर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? क्वांटिटी या प्राइस? प्राइस। आगे बात समझ में? क्योंकि यहां पर क्वांटिटी इफेक्ट वीक है और प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गई क्या? तो जो भी इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी डायरेक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर को लेकर जाएगा। ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन में स्ट्रॉन्ग कौन है? क्वांटिटी। तो वो जिधर जारी होगी ना वो उधर एक्सपेंडिचर को लेकर जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस को इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने पर वो एक्सपेंडिचर को भी क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो नॉर्मल ये बातें याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इसमें ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या होती है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर से इनकम। कि इनकम में कंज्यूमर की इनकम चेंज होने पर डिमांड में कितना रेस्पॉन्सिवनेस आ रही है। ठीक है, देखो determines the effect on demand और responsiveness of demand due to change in consumer से income and other factor remains a constant। अच्छा, इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क होता है? ठीक है, टैक्स को डिडक्ट करने के बाद में जो इनकम बचती है उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, देखें क्योंकि कंज्यूमर हमेशा कंजप्शन के लिए जो फंड निकालता है वो किससे निकालता है? डिस्पोजेबल से या इनकम से? ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम से, क्योंकि उसी इनकम को वो क्या कर सकता है? डिस्पोज कर सकता है। जो भी कंज्यूमर को अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम मिलती है उसको वो कभी भी कंप्लीटली डिस्पोज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक पार्ट उसको क्या देना पड़ता है? गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करना पड़ता है। अगली बात समझ में? इसलिए उसके एक पार्ट टैक्स को डिस्पोज करने के बाद, टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो पार्ट बच जाता है वो डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, यहां पर जिस इनकम की बात कर रहा हूं ये कौन सी इनकम चल रही है? यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा इसका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इज इनटू वाई वन डिवाइडेड बाई क्यू वन। ये फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। फिर इसके बाद में रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। क्या याद रखना है आपको? कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का रिजल्ट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। एंड नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, द इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव देन व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इंफीरियर चल रही होगी।
अच्छा मान लो इंफीरियर की जगह गिफिन मिल जाए तो भी नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गई क्या? इनकम जो है वो हमेशा इंफीरियर के साथ कैसा रिलेशन बनाएगी? नेगेटिव। एक क्वेश्चन इसी तरीके से 2018 में आया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये पूछा गया था, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस देन डिमांड ऑफ गुड्स फॉल्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड्स। उसके अंदर दे रखा था, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, गिफिन गुड्स, लग्जरियस गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स। ठीक है, तो गिफिन गुड्स उसका आंसर होगा। अगर इंफीरियर नहीं है तो गिफिन, गिफिन नहीं है तो इंफीरियर। ठीक है, दोनों के साथ इनकम कैसा रिलेशन बनाएगी? नेगेटिव रिलेशन बनाएगी। ठीक है, चैप्टर कहां खत्म होगा अभी? देखो, अब बात करते हैं इसकी डिग्रीज की। इनकम इलास्टिसिटी की कितनी डिग्रियां डिफाइन की है मैंने? 4, क्योंकि इसकी इन्फानाइट इलास्टिसिटी कभी भी नहीं होती है। कितनी डिग्रीज होती हैं? 4, जो रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकम इंक्रीजेज। क्या इंक्रीज कर रहा हूं मैं? इनकम। प्रपोर्शन ऑफ इनकम कांस्टेंट। प्रपोर्शन ऑफ इनकम क्या है? कांस्टेंट। तो इलास्टिसिटी कैसी होगी? इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको डिमांड से रिलेट करके बोलूं तो चेंज, परसेंटेज चेंज इन इनकम इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको प्रपोर्शन को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम 10,000 रुपीज है और ये 10,000 रुपीज में से 10% किसके ऊपर खर्च करता है? किसी एक्स कॉमोडिटी पर खर्च करता है। तो कितने रुपए खर्च कर रहा है? कितने की डिमांड कर रहा है वो मार्केट में? 1,000 रुपीज। अगली बात समझ में? अगर मैं इनकम को डबल कर देता हूं, मान लो इसकी इनकम फ्यू डेज आफ्टर, ठीक है, 20,000 रुपीज हो जाती है। ठीक है, तो डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए या ज्यादा या कम? अरे इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा रहा हूं? इक्वल्स टू 1। और इक्वल्स टू 1 इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनकम डबल हो गई तो डिमांड भी क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। और डबल करूंगा तो कितने रुपए की डिमांड करने लग जाऊंगा? 2,000। अब मुझे एक बात बताओ, प्रपोर्शन कैसा रह गया? अब पहले भी प्रपोर्शन कितना था, आज भी प्रपोर्शन कितना है? तो यही तो मैंने बोला, क्या कि इनकम इंक्रीज होने के साथ अगर प्रपोर्शन ऑफ इनकम क्या रह जाए? कांस्टेंट रह जाए, और इनकम डबल होने से अगर डिमांड भी डबल हो जाती है तो इस केस को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये बात? इसके साथ दूसरा क्या केस है यहां पर? इनकम इंक्रीजेज, प्रपोर्शन ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, देन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। डिमांड इंक्रीजेज विद ग्रेटर प्रपोर्शन। ठीक है, इलास्टिसिटी जब ग्रेटर देन 1 होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इज ए ग्रेटर। पहले प्राइस लेते थे, अब किसको लेना है अपने को? इनकम को। मतलब इनकम में चेंज होने पर डिमांड क्या होगी? ज्यादा रेस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो ये बात तो यहां से प्रूव हो रही है, इनकम में चेंज होने से डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज इन ए, सॉरी, डिमांड इंक्रीजेज विद ग्रेटर प्रपोर्शन। ठीक है, और प्रपोर्शन ऑफ इनकम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल तो यूनिटरी इलास्टिसिटी का हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 10,000 रुपीज। कंज्यूमर की इनकम 10,000 से इंक्रीज होकर डबल होकर कितनी हो गई? 20,000 रुपीज। इन कंज्यूमर कितने रुपए स्पेंड कर रहा था पहले? 10%। कितने रुपए हो गए? 1,000 रुपीज की डिमांड कर रहा था। ठीक है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या होगा? कि डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा रेस्पॉन्सिवनेस मतलब आप अपनी इनकम के प्रपोर्शन को बढ़ा दो। पहले 10% स्पेंड कर रहे थे, अब कितने करो? 15। कितना हो जाएगा? 3,000। तो देखो इनकम कितने से इंक्रीज हुई है? डबल से। और डिमांड कितने से इंक्रीज हुई है? तो इसका मतलब इनकम के अगेंस्ट डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस क्या है? ज्यादा। और ये कब होगी? जब आप इनकम का प्रपोर्शन भी क्या करोगे? ज्यादा करोगे। और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2021 के अंदर। ठीक है, कि इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड्स?
तो इलास्टिसिटी कैसी चल रही है, ग्रेटर देन 1, और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो लग्जीरियस गुड्स होती है। कौन सी गुड्स होती है, लग्जीरियस। समझ में आ गई क्या। इसके बाद में अगला क्या दे रखा है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम। देखो इनकम इंक्रीजेस देन प्रपोर्शन ऑफ इनकम डिक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस विद लेसर प्रपोर्शन देन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अब इसका एग्जांपल और देख लो, फिर वही हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं एक। किसी कंज्यूमर की इनकम है 10,000 है और डबल होकर कितनी हो गई 20,000 रुपीज। पहले कितना स्पेंड कर रहा था 10%, कितने रुपए स्पेंड हो रहे हैं 1,000 रुपीज। ठीक है, अगर मैं 10% से कम स्पेंड कर दूं तो लाइक 8% स्पेंड कर देता हूं, कितना रुपए निकल गए आएंगे, ठीक है 1,600 रुपीज। देखो इनकम कितने से इंक्रीज हुई और जो डिमांड है वो कितने से इंक्रीज हो रही है 1.6 टाइम। समझ में आ गई। तो इसका मतलब इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पहले से जो प्रपोर्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गई। तो 3 कंडीशंस याद रखनी है आपको। इनकम चेंज होने पर प्रपोर्शन अगर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। अगर इनकम इंक्रीज होने से प्रपोर्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और इनकम इंक्रीज होने से प्रपोर्शन अगर रिड्यूस हो जाए और डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस भी क्या हो, लेस हो, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। समझ में आ गई। और इसकी लास्ट कंडीशन है इनकम इंक्रीजेस डिमांड इज अनअफेक्टेड। मतलब इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड क्या हो गई, अनअफेक्टेड रह गई, मतलब डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पहले भी 1,000 की कर रहे थे और आज भी 1,000 की, मतलब 10,000 से इनकम 2,000 रुपीज हो गई, सॉरी 20,000। ठीक है, और आज भी आप कितना कर रहे हो, पहले भी 1,000 रुपए का खर्चा कर रहे थे और आज भी 1,000 का ही कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके केस में अब गुड्स के नेम याद रख लो आप, यहां पर तो मेंशन नहीं कर रखे हैं। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेसेसरी। और जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 होगी तो कौन सा होगा, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब आपको चेक करवा देता हूं ऐसा कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी ऑफ लाइफ देखें, अगर आपकी इनकम 10,000 से इंक्रीज होकर 12,000 सॉरी 20,000 रुपीज हो जाती है तो क्या मेडिसिन डबल खरीदने लग जाओगे, क्यों कि पहली जितनी प्रिस्क्राइब्ड है, अगर पहले से 1,000 रुपी की प्रिस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब अभी भी आप कितनी खरीदोगे 1,000 की खरीदोगे ना। तो इसका मतलब नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, 0, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी हो चाहे इनकम इलास्टिसिटी। और इनकम इलास्टिसिटी जब लेस देन 1 होगी तब गुड्स कैसी होगी, नेसेसरी, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी हो चाहे इनकम इलास्टिसिटी। और फिर आगे बात करते हैं, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, चाहे इनकम की हो चाहे ठीक है प्राइस की, दोनों जगह ही गुड्स कैसी होंगी, लग्जीरियस। याद रहेगा क्या। फिर इसके बाद में यहां पर टाइम पीरियड दे रखा है, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है कि इनकम इलास्टिसिटी लॉन्ग रन में कैसी होगी, ग्रेटर देन 1, और शॉर्ट रन में कैसी होगी, लेस देन 1। ठीक है, प्राइस के केस में भी ऐसा ही था, प्राइस में भी लॉन्ग रन में कैसी होती है, ग्रेटर देन 1, और शॉर्ट रन में कैसी होती है, लेस देन 1। अब आता है इसका बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बहुत है। एक बार डिसीजन मेकिंग देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी कल देख लेंगे। अरे तो 3 लाइनें हैं तो ये तो देख ले। देखो, हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग इन रिकॉग्नाइज इफेक्ट ऑन सेल ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। हमारी कंट्री की इनकम लेवल पर किससे इफेक्ट पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम। क्या होती है पर कैपिटा इनकम, कंट्री की नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। ठीक है, कंट्री की नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, और इसको किससे डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पर कैपिटा, कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है फर्मों की सेल भी बढ़ेगी। अच्छा, यहां पर डिसीजन मेकिंग वाली बात क्या है, अगर मान लो कि कंट्री की इनकम लेवल बढ़ रहे हैं तो कौन सी फर्में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, लग्जरियस गुड्स वाली या नेसेसरी वाली, क्यों भाई। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, आपको मैंने एक डिटरमिनेंट्स के अंदर भी एक टॉपिक पढ़ाया था, लग्जरियस एंड नेसेसरी गुड्स।
आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आप अपनी इनकम का ग्रेटर प्रोपोर्शन किसके ऊपर खर्च करने लग जाओगे, लग्जीरियस नेचर के प्रोडक्ट पर। समझ में आ गई। जैसे मान लो कि किसी कंज्यूमर की इनकम, मान लो कि कोई कंज्यूमर है, वो पहले अपनी 10,000 इनकम में से 8,000 रुपीज नेसेसरी पर खर्च करता था एंड 2,000 रुपीज लग्जीरियस पर। अब इसकी इनकम को मैं 10,000 से इंक्रीज करके 1 लाख रुपीज कर देता हूं। बताओ भाई नेसेसरी और लग्जीरियस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मान लेता हूं कि इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 10 टाइम्स। ठीक है, क्या 10 टाइम इंक्रीज करोगे नेसेसरी को। हो सकता है पहले आपका नेसेसरी गुड्स के ऊपर जो खर्चा है वो 8,000 था, वो आज 16,000 हो गया, 16 क्या 32,000 हो गया। ठीक है, मान लो कि नेसेसरी पर आप कितना खर्च कर रहे हो। ठीक है, बचे हुए 68,000 किस पर खर्च कर रहे हो। तो पहले कितना प्रपोर्शन खर्च हो रहा था, पहले कितना प्रपोर्शन खर्च हो रहा था 20, और नेसेसरी पर 80। आज क्या हो रहा है, इनकम 10 टाइम्स इंक्रीज होने पर नेसेसरी पर कितना हो रहा है 32% एंड नेसेसरी लग्जरियस के ऊपर कितना हो रहा है 68%। इसका मतलब इनकम इंक्रीज होने के साथ लग्जरियस के ऊपर प्रपोर्शन क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। और इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ नेसेसरी पर परसेंटेज क्या होता है, कम होने लग जाता है। पहले अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सेविंग करूंगी मैं तो। इनको अपने फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड की परवाह है कि फ्यूचर में लिविंग स्टैंडर्ड रिड्यूस नहीं होना। ठीक है, तो पहले 80% खर्च हो रहा था और आज कितना खर्च हो रहा है 32%। इनकम इंक्रीज होने के साथ अगर प्रपोर्शन कम होने लग जाए तो नेसेसरी यानी कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। ठीक है, हाँ भाई।